जो आपके जीटीयू के एग्ज़ाम के व्यू में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी हर जीटीयू की एग्ज़ाम में पूछते हैं ट्रांजिस्टर एज़ एन एम्पलीफायर आप एक्सप्लेन कीजिए। तो दोस्तों जब भी आपको ट्रांजिस्टर एज़ एन एम्पलीफायर पूछते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। एक तो कैसे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में काम करता है, एम्पलीफायर के तरह किस तरह काम करता है, उसकी बेसिक सर्किट डायग्राम क्या है, उसके इनपुट और आउटपुट इक्वेशन बेसिकली आउटपुट इक्वेशंस क्या है, इतना ही आपको याद रखना है। और उसके जो बेसिक कांसेप्ट है, वो आपको समझने पड़ेंगे। एम्पलीफायर बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज़ के अगर इनपुट से ज़्यादा आउटपुट में मैग्नीट्यूड मिल रहा है, उसको एम्पलीफायर कहेंगे। वो मैग्नीट्यूड में बी करंट, में बी वोल्टेज, में बी साउंड, ऑडियो साउंड हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। हम जनरली ट्रांजिस्टर एज़ एन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ले रहता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात माइंड में रखनी होगी कि जब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो कलेक्टर करंट आपका आउटपुट करंट होगा। तो बेसिकली होगा ये आपका इनपुट करंट होगा, बेस करंट होगा। तो बेस करंट के रेफरेंस में कलेक्टर करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि आपके इनपुट मैग्नीट्यूड से आउटपुट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। इसी वजह से इसे एम्पलीफायर कहा जाता है। अगर ये चीज़ आपको पता चल गई, तो आपको पूरा कांसेप्ट पता चल गया। तो दोस्तों ये बेसिक एम्पलीफायर का कांसेप्ट है। आप देख सकते हैं इनपुट है, इनपुट में जो भी मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिख रहा है, उससे ज़्यादा आउटपुट है। लेकिन यहाँ पे एक मज़ेदार बात दिख रही है, 180 डिग्री फेज़ शिफ्ट आ रहा है। तो दोस्तों हमको ये पता चला कि अगर ट्रांजिस्टर में एम्पलीफायर में यूज़ करता हूँ, तो मेरा आउटपुट 180 डिग्री फेज़ शिफ्ट होगा। तो अगर मुझे कंप्लीट ऐसा ही आउटपुट चाहिए, तो मुझे इसको अगेन 180 डिग्री फेज़ शिफ्ट करना पड़ेगा। हालाँकि अभी उसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये माइंड में रखना है। हम नेक्स्ट शॉर्ट नोट में इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये इसका बेसिक सर्किट है। आप देखिए यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बायस यूज़ किया गया है R1 और R2। ये हमारा कैपेसिटर है। ये क्यों यूज़ किया है आगे देखेंगे और ये हमारा आउटपुट वोल्टेज रहेगा। VCE हमारा आउटपुट वोल्टेज रहेगा, कलेक्टर करंट हमारा आउटपुट करंट रहेगा। कपलिंग कैपेसिटर है और ये हमारा इनपुट सिग्नल है। ये हमारा एसी सिग्नल नहीं कहेंगे दोस्तों, हमारा सप्लाई डीसी है लेकिन ये यहाँ पे इनपुट सिग्नल दिया गया है। आप इसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। तो दोस्तों समझते हैं इसको? वोल्टेज डिवाइडर पहले आपको सर्किट इस प्रकार ड्रॉ करनी है और सर्किट ड्रॉ करने के बाद में आपको कंपोनेंट के नाम लिखने हैं। आपका वोल्टेज डिवाइडर बायस रजिस्टर R1 और R2 है। ये R1 आपका R2 ये वोल्टेज डिवाइडर क्रिएट कर रहा है। कपलिंग कैपेसिटर CC1 और CC2 है, वो बेसिकली फ़िल्टर करते हैं। हमारे को जो प्योर डीसी रहता है आउटपुट वो उसके लिए कपलिंग कैपेसिटर कंट्रीब्यूट करते हैं। स्टेबलाइजिंग रजिस्टर ये RE है, एमीटर रजिस्टर को बायस स्टेबलाइजिंग रजिस्टर कहा जाता है। कलेक्टर करंट को हमारा सॉरी कैपेसिटर ये जो जहाँ पे कनेक्टेड है इसको बाईपास कैपेसिटर कहा जाता है। ये बेसिकली एमीटर के वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस करता है। तो जिसका मतलब कि अगर करंट यहाँ जा रहा है तो करंट यहाँ से जाने के बजाय यहाँ जाएगा। जिसकी वजह से आपका बायस है वो अप्रोप्रिएट पॉइंट पे ऑपरेटिंग पॉइंट पे रहेगा। अदरवाइज़ जो ये अगर ये आपने कैपेसिटर नहीं लगाया तो आपका यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसे बायपास कैपेसिटर कहा जाता है। और ये एक्चुअली गेन मेंटेन करने में हेल्पफुल है। गेन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। किसी भी पैरामीटर के लिए अगर आउटपुट अगर इन और इनपुट को डिवीज़न करें, उसको गेन कहेंगे और एम्पलीफायर के लिए हमेशा गेन पॉजिटिव रहेगा। तो दोस्तों ये मान लीजिए अगर ये इनपुट वोल्टेज आया है, तो हमारा बेस करंट इंक्रीज़ होगा विथ इंक्रीज़ इन इनपुट सिग्नल, पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पे मान लीजिए हमारा सिग्नल इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारा बेस करंट इंक्रीज़ होगा यहाँ पे, यस। तो बेस करंट इंक्रीज़ होगा, इसी वजह से यहाँ पे कलेक्टर करंट भी इंक्रीज़ होगा और हमारा वोल्टेज ड्रॉप आईसीआरसी भी इंक्रीज़ होगा। जैसा यहाँ पे कलेक्टर करंट इंक्रीज़ होगा, इसी प्रकार यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज़ होगा और हमारा ये इक्वेशन हमको यहाँ पे आउटपुट इक्वेशन कहेंगे इसको। वीसीसी इज इक्वल टू आईसीआरसी प्लस वीसीई प्लस आईईआरई। तो अभी इसको समझेंगे। बेस करंट इंक्रीज हुआ तो आईसी इंक्रीज हुआ, आईसीआरसी इसका मतलब ये कंपोनेंट इंक्रीज हुआ और हम हमको हमारे लिए हमारा वोल्टेज क्या है, ये
ये रेफरेंस में आउटपुट वीसीई होगा, तो वीसी इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। तो इसका मतलब अगर आईसीआरसी इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, वीसीसी हमारा वीसीसी माइनस आईसीआरसी, इसका मतलब वीसी हमारा कम हो जाएगा। सो वीसी विल बी रिड्यूस। वापिस कह रहा हूं कि जैसा भी आपका बेस करंट बढ़ेगा, कलेक्टर करंट बढ़ेगा। अभी लास्ट वाला इक्वेशन देखेंगे तो आईसीआरसी अगर बढ़ेगा, तो आईसीआरसी अगर बढ़ता है तो आपका ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज कम होगा। अगर मान लीजिए आईबी कम हो रहा है, आपका बेस करंट कम हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में अगर यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आएगा तो आपका बेस करंट कम होगा, तो अगेन कलेक्टर करंट कम होगा, तो आईसीआरसी ड्रॉप कम होगा। तो इसका मतलब जो हमारे इक्वेशन है उसके अनुसार अगर आईसीआरसी ड्रॉप कम होगा तो वीसी बढ़ेगा। इसका मतलब बेस करंट के वेरिएशन के साथ में आपका आउटपुट वोल्टेज मेंटेन हो रहा है, ऐसा हम कहेंगे। बेस करंट बढ़ रहा है तो इस अरेंजमेंट की वजह से आपका वीसीसी मेंटेन हो रहा है, और कम हो रहा है तो भी वीसीई आपका मेंटेन हो रहा है। कलेक्टर एमीटर वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका आउटपुट वोल्टेज है, सो वीसीई इंक्रीज होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक ये है कि ये पूरी प्रोसेस में क्या होगा कि आपका जो आईसी है ओवरऑल आईसी का हमारा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और आउटपुट वोल्टेज है वो एक हिसाब से मेंटेन रहेगा। आपका डिजायर्ड आउटपुट यहाँ पे आपको मिलेगा। ये वीसी मैंने डिक्रीज कहा है, वीसी इंक्रीज कहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका आउटपुट कम हो जाएगा। लेकिन ये चीज है कि बेस करंट के वेरिएशन के साथ में आपका कलेक्टर करंट बढ़ेगा। बेस करंट अगर बढ़ता है तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा, तो अकॉर्डिंगली आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। इतना आपको याद रखना है। तो पॉजिटिव पीक इनपुट के लिए आउटपुट हैज नेगेटिव पीक। तो ये हमने देखा। देखिए वो चीज भी है, बेस करंट बढ़ा, बेस करंट बढ़ा तो आपका क्या हुआ, देखिए यहाँ पे बेस करंट बढ़ा तो आपका, देखिए आपका बेस करंट घटा तो आउटपुट बढ़ा, बीसी बढ़ा। और इससे रिवर्स में आगे जाएंगे तो बेस करंट बढ़ा तो आउटपुट घटा। इसका मतलब आपका यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो आपका आउटपुट है 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो आउटपुट में ये फर्स्ट वेव फॉर्म नेगेटिव आएगा, तो डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, वो हकीकत है। क्योंकि बेस करंट के चेंज के साथ में कलेक्टर करंट यहाँ पे आउटपुट बढ़ता है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। लेकिन चेंज इन आउटपुट वोल्टेज इज मच मोर चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट में जो चेंज होता है वो इनपुट से ज्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पे आप देखिए कि ये आउटपुट का मैग्नीट्यूड इनपुट से बढ़ गया है, और इसी को हम लोग एम्पलीफायर कहते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमको ज्यादा मिल रहा है, वो ये ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक और बायसिंग अरेंजमेंट की वजह से हो रहा है। तो हमारा वोल्टेज गेन होगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, करंट गेन होगा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, और पावर गेन होगा वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन, ए बी और ए आई। तो ये हमारा होगा टोटल गेन, पावर गेन। तो दोस्तों ये आपके अगर एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर शॉर्ट आउट पूछते हैं तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। उसका ब्लॉक डायग्राम आप लिखोगे कि आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिल रहा है। जैसे मैंने आगे बताया 180 डिग्री आउटपुट में आपको फेज शिफ्ट मिल रहा है, और आपका मैग्नीट्यूड आउटपुट बढ़ रहा है। मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लेकिन 180 डिग्री रिवर्सल हो जाएगा। बेसिक डायग्राम के बाद में आपको बेसिक कंपोनेंट लिखने हैं, कौन से कंपोनेंट है। कंपोनेंट के बाद में बेस करंट बढ़ता है तो क्या होगा वो लिखना है, बेस करंट कम होता है तो क्या होता है, और 180 डिग्री फेज शिफ्ट में आपका चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है वो आपको स्पेसिफाई करना है और गेन लिखना है। इतना ही आपको करना है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।